नमस्कार दोस्तों, MPIQ के डेली संवाद प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। आज हम उन सभी एडिटोरियल के महत्वपूर्ण तथ्यों का रिवीजन करने वाले हैं जिनका हमने पिछले सप्ताह में अध्ययन किया है। तो आपके पास एक अच्छा कलेक्शन होगा, भिन्न भिन्न एडिटोरियल का जो डेटा होगा वो आपके पास होगा। तो आज हम इस सेशन में जो हमारे पुराने जितने भी एडिटोरियल थे उन सभी का जो महत्वपूर्ण डेटा है, आज उन सभी को एक बार देख लेते हैं। जो महत्वपूर्ण डेटा है जो कि हमारे मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। और यह क्लास 2024 जो मेंस में अपीयर होने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हमारे पास पूरे वीक के जितने भी एडिटोरियल्स थे उन सभी का जो महत्वपूर्ण डेटा है उन सभी को हम अभी रिवाइज करने वाले हैं। तो यह महत्वपूर्ण क्लास हो जाएगी 2024 मेंस वालों के लिए। चलिए देखते हैं। हमारा एडिटोरियल था जलवायु अनुकूल कृषि की ज़रूरत। तो इसमें हमने देखा था कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी की थी। इन 61 फसलों में 61 फसलों की 109 नई किस्में जारी की थी। और इन 61 फसलों में हम देखें तो जो खेती की जो किस्में थी वो 69 थी, वहीं पर बागवानी की जो किस्में थी वो 40 थी। तो टोटल 109 नई उन्नत किस्में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा और IARI के द्वारा तैयार की गई थी और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इनको जारी किया गया था। तो हमने ये आंकड़ा देखा था। फिर हमने ये भी देखा था कि कैसे जो जलवायु है वो कैसे प्रभावित कर रही है। और पूर्व औद्योगिक काल जो कि 1850 से 1900 तक का था, तब से लेकर यदि आज तक यदि हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो पृथ्वी का जो टेम्परेचर है भारत में वो 1.5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की उसमें वृद्धि हो गई है। इसी में महत्वपूर्ण आंकड़ा था कि कैसे जो जलवायु परिवर्तन के चलते हमें कौन से स्टेप लेने चाहिए ताकि खाद्यान्न की भविष्य में कोई कमी ना रहे। तो खाद्यान्न संकट होगा दूर, ऐसे हमारे पास महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें हमें देखने को मिले थे। तो एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये था कि आज़ादी के जब हम 100 वर्ष मना रहे होंगे, आज़ादी की जब हम 100वीं वर्षगांठ मना रहे होंगे, उस टाइम पर जो भारत की जो आबादी होगी, भारत की जो आबादी है साथियों वो 1.6 अरब हो जाएगी। तो जब आज़ादी के हम 100 वर्ष मना रहे होंगे तो भारत की आबादी 1.6 अरब हो जाएगी। और वहीं पर IARI की रिपोर्ट बताती है वर्ष 2050 तक हमारे लिए 400 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। और वर्तमान में यदि वित्तीय वर्ष 2022-23 यदि हम देखते हैं तो वर्तमान में हमारे पास 329 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन हो रहा है। वर्तमान में हमारे पास 329 मिलियन टन है। और IARI की रिपोर्ट क्या बताती है कि 2050 तक हमें 400 मिलियन टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। तो इन महत्वपूर्ण जो हमारे ये पॉइंट हैं इनको हम मेंस आंसर राइटिंग के इंट्रोडक्शन में और मेन बॉडी में, साथ ही साथ कंक्लूजन में भी हम इनको यूज कर सकते हैं। फिर हम आगे देखते हैं। तो एक हमने एडिटोरियल के जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे वो हमने कंप्लीट किए। अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारा जो एडिटोरियल था वो था घटते भूजल स्तर से बढ़ती मुश्किलें। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया था कि कैसे जो लगातार भूजल स्तर घट रहा है उससे कैसे कैसे भिन्न भिन्न प्रकार की मुश्किलें खड़ी हो रही हैं, कैसी कैसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इस एडिटोरियल में ये बताया गया था कि दुनिया की कुल आबादी का 75% से अधिक कहीं ना कहीं और किसी न किसी रूप में पानी की समस्या से जूझ रहा है। तो पानी की कमी को लेकर यह पूरा एडिटोरियल इंगित कर रहा था। तो वहीं पर इसमें इसमें एक आंकड़े बताए गए थे, कुछ आंकड़े बताए गए थे जो कि भारत सरकार ने संसद में बताए थे। उन आंकड़ों के अनुसार यदि देखें तो जहां 1951 में हमारे पास 5177 घन मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध होता था, वहीं बात जब 2025 की करेंगे तो हमारे पास 1341 या 1341 घन मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष उपलब्ध होगा। और वहीं जब इसमें आंकड़ा बताया गया था कि जब बात 2050 तक आएगी तो 2050 तक हमारे पास 1140 घन मीटर जल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से उपलब्ध होगा। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो भूजल स्तर का जो आंकड़ा है वो कैसे घटता जा रहा है, कैसे मनुष्य के लिए जो पेयजल होता है उसकी कैसे गिरावट दर्ज हो रही है। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है। ऑथेंटिक डेटा है, आप इसको बिल्कुल
निश्चिंत होकर आप इसको अपनी आंसर राइटिंग में प्रयोग में ला सकते हैं। अब आगे देखते हैं। तो इसी में बताया गया था कि महालेखा नियंत्रक की एक रिपोर्ट आई थी। उस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया था कि कैसे वर्ष 2004 से वर्ष 2017 तक कैसे भूजल दोहन में वृद्धि हुई है। तो इसमें बताया गया था कि वर्ष 2004 से 2017 तक कैसे भूजल दोहन में वृद्धि हुई है, तो इसमें आप देख सकते हैं जहां हमारे पास वर्ष 2004 में 58% भूजल दोहन का जो स्तर था वो 58% था, वहीं 2017 में बढ़कर भूजल की जो स्थिति है वो 63% तक बढ़ गई थी। अब एक और एडिटोरियल हमारे पास था कि बढ़ती आबादी और घटते संसाधन। तो इसमें हमने देखा था कि 1 अप्रैल 2024 में संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट जारी हुई थी जो कि खाद्य संकट पर संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक रिपोर्ट थी। और इसके अनुसार इसमें बताया गया था कि दुनिया के 59 देशों के 28 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भुखमरी से जूझ रहे हैं, जिनके पास खाद्यान्न को लेकर कुछ भी नहीं है। तो इस रिपोर्ट के ये महत्वपूर्ण आंकड़े थे कि कैसे कि दुनिया के 59 जो कंट्रीज़ हैं उनके 28 करोड़ जो पीपल्स हैं वो भूख की समस्या से जूझ रहे हैं। मतलब खाद्य संकट आप यहाँ पे इस रिपोर्ट के माध्यम से देख सकते थे। यह महत्वपूर्ण आंकड़ा है। यह जनसंख्या के परिप्रेक्ष्य में भी आप यूज कर पाएंगे कि कैसे जनसंख्या वृद्धि लगातार हमारे घटते संसाधनों को प्रभावित कर रही है। साथ ही साथ इन आंकड़ों का हम वहाँ पर भी प्रयोग कर पाएंगे जब बात खाद्य सुरक्षा की होगी और खाद्य संकट की होगी कि कैसे जनसंख्या वृद्धि खाद्यान्न के लिए भी एक गहन संकट पैदा कर रही है। अब इसमें बताया गया था कि कैसे 7 जुलाई 2024 को जो भारत की जो जनसंख्या है वो हो चुकी है 1,44,19,10,332। तो आप देख सकते हैं 1,44 करोड़ हम हो चुके हैं। अब आगे दुनिया की जो कुल, इसमें एक और महत्वपूर्ण आंकड़ा था जो कि जनसंख्या को लेकर था कि दुनिया की कुल जनसंख्या वर्तमान में 8 अरब है। तो इसमें भारत की हिस्सेदारी कुल जनसंख्या का 18% है। तो वही कि दुनिया की कुल जनसंख्या 18 अरब है और इसमें जो भारत की हिस्सेदारी है वो 18% है। और वहीं पर भारत के पास पूरी दुनिया का कितने % भू क्षेत्रफल है, तो महज 2.5% भू क्षेत्रफल भारत के पास है पूरी दुनिया का। वहीं जब जल संसाधनों की बात करते हैं तो पूरी दुनिया के मात्र 4% जल संसाधन भारत के पास हैं। तो दुनिया के 4% जल संसाधन भारत के पास हैं। वहीं पे आगे देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में बताया गया था कि जैसे जैसे इसका एक ही कॉन्सेप्ट था इस पूरे आर्टिकल का कि जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि बढ़ेगी तो वैसे वैसे भूखे लोगों की संख्या में वृद्धि होगी। और पहली रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की जो कि खाद्य संकट पर आई थी वो आई थी वर्ष 2016 में। और वहीं पर जो अभी ताज़ा रिपोर्ट आई है और वर्ष 2000 की तुलना यदि आज की रिपोर्ट से करते हैं तो हम पाते हैं कि विश्व में भूखे लोगों की संख्या में 4 गुना की वृद्धि दर्ज हुई है। तो वर्ष 2016 से लेकर अब तक भूखे लोगों की संख्या में कितने गुना की वृद्धि हुई है? 4 गुना की वृद्धि हुई है। तो महत्वपूर्ण रिपोर्ट थी। इसी में और आंकड़े थे। तो इसमें बताया गया था कि 1871 से लेकर 1941 तक भारत की जो औसत जनसंख्या वृद्धि दर थी वो 0.60% थी। और वहीं पर इसको जब हम काल डिवीजन के अनुसार देखते हैं तो जहां 1900 से लेकर 1920 तक भारत की जो जनसंख्या औसत जनसंख्या वृद्धि दर है वो कम रही। और वहीं 1921 से 1931 तक यदि हम देखें तो यह है 1% की दर से बढ़ी। और 1951 के बाद तो यह है 2% की दर से बढ़ी है। तो आप इन आंकड़ों का प्रयोग कर सकते हैं। इन आंकड़ों को आप देख सकते हैं कैसे जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो कैसे यहाँ पे वेरी कर रही है, कैसे यहाँ पे वेरिएशन हो रहा है, आप देख सकते हैं। वहीं पर 1970 के दशक से यदि 1970 पूरी ओवरऑल में यदि हम देखें साथियों तो जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही थी। लेकिन 1970 के दशक में जनसंख्या वृद्धि में अचानक से कमी आई थी, जनसंख्या वृद्धि जो है वो कम हुई थी। तो उसका मुख्य कारण था शिक्षा और स्वास्थ्य। इसका मतलब ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का जनसंख्या वृद्धि से सीधा संबंध है। मतलब जहाँ पर लोग शिक्षित हैं और अच्छा स्वास्थ्य है वहाँ पर जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपको कम देखने को मिलेगी। ये
संयुक्त राष्ट्र की जो रिपोर्ट थी हम उसकी बात कर रहे थे। तो 1970 के दशक में हमें भारत में जनसंख्या वृद्धि कम देखने को मिलती है। उसका महत्वपूर्ण कारण था हेल्थ और एजुकेशन। जनसंख्या वृद्धि के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण है, वो है लचर व्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य की। फरवरी 2024 की अब बात करते हैं। इसमें आगे था कि फरवरी 2024 में संयुक्त राष्ट्र ने बोला था कि दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाला देश बन गया है भारत। अब इसमें प्रभाव में हमें कुछ आंकड़े देखने होंगे। तो जहां जब जनसंख्या बढ़ती है तो संसाधन घटने लगते हैं और आगे चल के ये देश पर कर्ज का कारण बनते हैं। और बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 तक जो कुल कर्ज है वो भारत का हो गया है 205 लाख करोड़ रुपए। तो ये तो होता ही है साथियों कि जब किसी देश में जनसंख्या वृद्धि होती है तो जनसंख्या वृद्धि के अनुपात में कोई भी किसी भी देश के लिए या किसी भी देश की सरकार के लिए यह बहुत आसान नहीं होता कि एक जो मूलभूत आवश्यकता है उनकी पूर्ति कर पाएँ, साथ ही साथ बढ़ती आबादी के अनुपात में हम उनके लिए खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित कर पाएँ। तो निश्चित तौर पर जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधन तो हमारे पास सीमित मात्रा में है, तो संसाधनों को उपलब्ध कराने के लिए हम वैकल्पिक स्रोतों की ओर भागेंगे। तो फलस्वरूप हमारे लिए कर्ज लेना पड़ेगा और फलस्वरूप हमारे लिए धन की आवश्यकता होगी और हमें कर्ज लेना पड़ेगा। तो वही हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट आती है सितंबर 2023 तक बताती है कि भारत का जो कर्ज है वो कुल कर्ज 205 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की भी रिपोर्ट आती है। अब सीधी बात है कि जब जनसंख्या वृद्धि लगातार हो रही है तो जो शिक्षा स्वास्थ्य की जो स्थिति है वो भी बहुत ही लचर अवस्था में जारी होगी। तो हम देख सकते हैं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2021 की रिपोर्ट के अनुसार शिक्षा गुणवत्ता में भारत का जो स्थान था वो 90 था। अब बात करते हैं आज की खबरों की। तो मध्य प्रदेश में हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर के सीतापुर में बनेगा लेदर पार्क और यह तमिलनाडु की तर्ज पर बनाया जाएगा। और यह साथियों प्लग एंड प्ले के कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा। तो प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो प्लग एंड प्ले के कॉन्सेप्ट में ये होता है ना तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, साथ ही साथ ना तो आपकी जो किसी इंडस्ट्रीज़ के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं ना तो आपको बुझ उठानी है, ना ही कोई कागजी कार्रवाई है, ना ही कोई आपको अनुमति लेनी होगी। आप तो बस आइए और जस्ट प्लग करिए और अपने कार्य स्टार्ट करने लग जाइए। ये है प्लग एंड प्ले का कॉन्सेप्ट। तो इसी के तहत 10 सेट का निर्माण किया गया है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट होते हैं। इनमें हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती और इवन यहाँ पर आपको अनुमति की भी आवश्यकता नहीं होती। मुख्य रूप से यहाँ पर किस चीज़ का निर्माण किया जाएगा? तो लेदर शूज जो होंगे उनका निर्माण किया जाएगा, पर्स, जैकेट और बेल्ट का भी निर्माण किया जाएगा। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने 106 करोड़ रुपए का जो बजट है इसके लिए आवंटित कर दिया है। और वहीं इसको कौन तैयार कर रहा है? तो इसको तैयार कर रहा है MPIDC, मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। और यह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो यह 165 एकड़ में फैला हुआ है। अब आगे हाँ, तो देश का सबसे बड़ा जो लेदर उत्पादक है राज्य है वो कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा लेदर उत्पादक राज्य तमिलनाडु है। और देश के कुल लेदर का लगभग 40% से अधिक भी जो उत्पादित होता है वो कहाँ पर होता है? तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो चेन्नई है, डिंडीगुल है, वेल्लोर है और त्रिची है। तमिलनाडु में 600 से अधिक लेदर इंडस्ट्रीज हैं। तो हाल ही में एक नई न्यूज है कि शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला देश का पहला एयरपोर्ट बन गया है IGI एयरपोर्ट, जो न्यू दिल्ली का है। तो यह IGI एयरपोर्ट को यह टारगेट अचीव करना था 2030 तक। एयरपोर्ट के लक्ष्य में यह था 2030 का टारगेट, लेकिन 6 वर्ष पहले ही IGI एयरपोर्ट ने इस टारगेट को अचीव कर लिया है। और अब देश का शून्य कार्बन उत्सर्जन करने वाला उत्सर्जन को अर्जित करने वाला जो IGI एयरपोर्ट बन चुका है। जो एयरपोर्ट है वो IGI बन चुका है। टारगेट मैंने बताया 2030 तक था और एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने यह घोषणा की है। और इसको कौन संचालित करता है? तो इसकी जो संचालन एजेंसी है वो है डायल, जिसका फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। अब एमपॉक्स को लेकर बात करते हैं, जिसे हम मंकी पॉक्स के भी नाम से जानते हैं। तो अभी क्या हुआ था कि एमपॉक्स जो है वो अफ्रीका के
12 से 13 देशों में तो बहुत तेज़ी से फैली रहा है। साथ ही साथ यह यूरोप में भी एंटर किया। अब ऐसा बताया जा रहा है कि अब यह एशिया महाद्वीप में भी आ चुका है, क्योंकि हाल ही में पाकिस्तान में इसके 3 मरीज देखने को मिले हैं, जो कि एक सऊदी अरब से आया था, वहीं 2 पख्तूनवाला जो क्षेत्र है वहाँ पर देखने को मिले हैं। तो वही न्यूज़ है कि अफ्रीका और यूरोप के बाद एशिया पहुँचा एमपॉक्स। भारत में इसको लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया, मतलब भारत इसको लेकर अलर्ट में है। लेकिन ऐसा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो कि हमारे जेपी नड्डा जी हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? जेपी नड्डा। तो उन्होंने बताया है कि भारत में यह इतना गंभीर संकट जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा, इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसी को लेकर आज ये न्यूज़ है। तो एमपॉक्स मैंने कल ही मैंने आपसे बात की थी कि जो एमपॉक्स है वो एक वायरल संक्रमण होता है, वायरल संक्रमण है, और यह किसके कारण होता है? तो ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण होता है। वायरल संक्रमण है, ऑर्थोपॉक्स वायरस के कारण यह होता है। और एमपॉक्स के प्रमुख लक्षण कौन से हैं? तो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द और जो फफोले, फुंसियाँ आदि बॉडी में ये भी देखने को मिलती हैं एमपॉक्स के अंतर्गत। और एमपॉक्स के लिए जब टीकाकरण की बात करते हैं तो कोई वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, तो वैक्सीनेशन तो एमपॉक्स के लिए है, लेकिन वो उपलब्धता उसकी जो है वो बहुत कम है और प्रभावशीलता भी इसकी बहुत ही सीमित है। पहली बार 1958 में डेनमार्क में अनुसंधान वाले जो बंदर होते थे उनमें पहली बार देखा गया था एमपॉक्स, तभी से इसका नाम हो गया एमपॉक्स, या इसे हम मंकी पॉक्स के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार इंसान में इसका मामला कहाँ दर्ज किया गया था? तो 1970 में यह कॉन्गो में देखा गया था, और अभी हाल ही में भी यह कॉन्गो में बहुत तेज़ी से फैला है। जी, अब बात करते हैं पैटोनगटान शिनावात्रा थाईलैंड की नई पीएम होंगी। जी, थाईलैंड की नई पीएम होंगी अब शिनावात्रा। और जो शिनावात्रा की हम बात करते हैं तो थाईलैंड की सबसे युवा पीएम होगी, साथ ही साथ देश की दूसरी महिला पीएम भी होंगी शिनावात्रा। और शिनावात्रा किसका स्थान लेगी? तो श्रेथा थाविसन जो होंगे उनका स्थान लेगी शिनावात्रा। अब पैरालंपिक की बात करते हैं तो पैरालंपिक में सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री होंगे फ्लैग बियरर इंडिया की तरफ से। हाल ही में यह घोषणा कर दी गई है कि सुमित अंतिल एवं भाग्यश्री होंगे फ्लैग बियरर पेरिस पैरालंपिक में। सुमित अंतिल की बात करते हैं तो भाला फेंक से इनका संबंध है, तो भाला फेंक के चैंपियन रहे हैं और टोक्यो पैरालंपिक में इन्होंने गोल्ड भी जीता था। वहीं भाग्यश्री की बात करें तो गोला फेंक स्टार ये भी हैं भाग्यश्री, तो दोनों होंगे पैरालंपिक फ्लैग बियरर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करते हैं साथियों, ये था आज का हमारा सेशन। आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको हमारा सेशन कैसा लग रहा है, और आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें यदि आपके पास इस प्रोग्राम को लेकर कोई भी सुझाव होते हैं तो वो भी आप हमें ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।